हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ EORO की क्लासेस चल रही है, जिसमें कोशिश ये है कि सारा सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देती हूँ कि अपने जो स्टार्टिंग सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, ए पार्ट है, उसमें राजस्थान आर्ट कल्चर यहाँ हो चुका है। ठीक है, और राजस्थान हिस्ट्री इनमें कंप्लीट है। और राजस्थान पॉलिटी, अभी अपने पॉलिटी का पोर्शन चल रहा है। पॉलिटी में अपने राजस्थान की पॉलिटी है, उसमें देखो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा हो चुकी है। और उसके बाद अपने प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें सारी संस्थाएं हो चुकी है। और आज अपने बचा हुआ पार्ट है वो देखेंगे। अब आपको मैं बता देती हूँ कि ईओ का ए पार्ट है, उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी रहेगी, पॉलिटी के बाद में वो भी करवाएंगे। और साथ ही जो बी पार्ट है, बी पार्ट की जो योजनाएं हैं वो तो करवा चुके हैं, हो चुकी है। तो आप अपने एक बार उनको देख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए और उनको बार बार रिवीजन कीजिए। अब रहा नगरपालिका वाला, तो जल्द ही नगरपालिका वाला स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो इससे आपका ईओ का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब एक और है जो भी जल्दी क्या कर रही है, पहल एकेडमी क्या कर रही है कि EORO की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज में क्या होगा, 10 आपके फुल टेस्ट होंगे। ठीक है, ऑफलाइन होंगे, 10 फुल टेस्ट होंगे, पूरे 120 क्वेश्चन होंगे। और जो RPSC का पैटर्न है उससे आपके क्वेश्चन उसी हिसाब से पेपर बनाए जाएंगे। तो अगर आपको पेपर करनी है, भी अपनी तैयारी तो कर ली, जब तक तैयारी का अपने को पता तब तक नहीं चलेगा जब तक हम टेस्ट लिखेंगे नहीं। और जब टेस्ट लिखेंगे, क्या मतलब, टेस्ट करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो टेस्ट दीजिए, और ज़्यादा उसके बारे में कब स्टार्ट हो रहा है और कितनी फीस वगैरह है उसकी जानकारी के लिए नीचे आपके मोबाइल नंबर दिए हुए, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप कन्फर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, जो प्रशासनिक व्यवस्था का मेजर पार्ट है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन में आपको पता होगा, एक है पंचायती राज, एक आती है नगरीय निकाय। ठीक है, पंचायती राज है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन बोलते हैं, उसकी 3 स्तर है। 3 स्तर कौन से, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पहले अपने ये देखेंगे कि पंचायत समिति जो है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उनके सदस्यों की नियुक्ति कैसे हो सकती है, उनकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, प्रमुख उप प्रमुख हो गए, प्रधान उप प्रधान हो गए, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनको हटाया कैसे जाते हैं, ये सब चीज़ें अपने स्टार्टिंग में देखेंगे। फिर देखेंगे नगरीय निकाय वाले, वो नगरीय निकाय भी 3 स्तर है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, तो ये चीज़ अपने आज करते हैं। स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है पंचायती राज, शहरी स्थानीय स्वशासन है, दोनों है। ठीक है, अब शुरुआत करने से पहले अपने को देखना है कि कुछ समितियां बने थे। भी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम नहीं था, उस टाइम ना पंचायती राज की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक आर्टिकल था, अनुच्छेद 40 है, वो कहाँ आता है आपके नीति निर्देशक तत्वों में, एक अनुच्छेद 40 आता है, उसमें लिखा था ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन, और कहीं ऐसा नहीं था कि कोई व्यवस्था की जाए। तो बाद में जब उन्हें अपना 73वां और 74वां संविधान संशोधन आता है, तो अचानक से आया नहीं, इसके लिए कुछ समितियां बनी होगी, उन्होंने सरकार को सिफारिशें दी होगी। तो अपने को एग्जाम के लिए ये समितियां हैं, इनके नाम और कुछ कुछ समितियां हो गई जिनमें मतलब क्या किया गया, क्या क्या सिफारिश की, तो वो कोई प्रमुख प्रमुख प्रावधान है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति आपकी 1957 में आती है। कब आती है, 1957 में। और इस पहली समिति है, तो पहली समिति है तो इसकी सिफारिश भी अपने देखते हैं। इसने सिफारिश की त्रिस्तरीय पंचायती राज की, त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर में पंचायती राज को लागू किया जाए। ठीक है, और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और इसी त्रिस्तरीय प्रणाली को वर्तमान में लागू किया गया है। इस समिति की सिफारिशों को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बनता है। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में गठित होती है।
इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की और इस त्रिस्तरीय पंचायती राज को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बनता है राजस्थान। और 2 अक्टूबर 1959, याद रखनी है ये डेट, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया है। 2 अक्टूबर 1959 डेट याद रखनी है, जगह याद रखनी है नागौर, ठीक है। और किसकी सिफारिश? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश, ठीक है ना। फिर दूसरी समिति आती है सादिक अली समिति। सादिक अली समिति कब आती है? 1964 में। अब सादिक अली समिति है, आपको सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, सादिक अली समिति का संबंध किससे है? उसमें आपके लिखेंगे 4 ऑप्शन में पंचायती राज, तो पंचायती राज से संबंधित है सादिक अली समिति 1964। फिर एक समिति आती है गिरधारी लाल व्यास समिति। कौन सी? गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में आती है। फिर एक अशोक मेहता समिति आती है, जो बलवंत राय मेहता समिति के बाद सबसे इम्पोर्टेंट समिति है अशोक मेहता समिति। जब पंचायती राज पढ़ते हैं तो 2 समिति बहुत ही जो प्रमुख हम सबसे पहले हम करते हैं वो बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति होती है। तो बलवंत राय मेहता अपने पढ़ चुके हैं। अशोक मेहता समिति की क्या बात थी? किसने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाने पर बल दिया, और बलवंत राय ने 3 स्तर का बोला। अशोक मेहता ने बोला कि 3 स्तर की जरूरत नहीं है, आप 2 स्तर कर दो, मध्यम स्तर है उसकी आपको जरूरत नहीं है। और कब आई? 1977 में। तो ये ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति के आगे द्विस्तर लगा देते हैं, अशोक मेहता के आगे त्रिस्तरीय लगा देते हैं। आपको कंफर्म ध्यान होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता समिति ने कहा 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था को, अशोक मेहता ने कहा द्विस्तर की पंचायती राज को, ठीक है। फिर एक समिति और आती है GV.K. राव समिति। कब आती है? 1985। सारी समिति है, उनकी जो ब्रैकेट में लिखे हुए सन वो आपको याद होने चाहिए। GV.K. राव समिति कब आती है? 1985 में। 85 में इसने क्या कहा कि ग्राम पंचायत है उनको ज्यादा शक्ति दी जाए, ग्राम पंचायतों को अधिक शक्ति दी जाए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। ये सिफारिश किसने की? तो GV.K. राव समिति ने की। और संस्थाओं का कार्यकाल 8 साल करने की बात की किसने? GV.K. राव समिति ने। जबकि अपने संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, आगे देखेंगे सारा। लेकिन GV.K. राव समिति ने एक तो कहा कि आप राज्य वित्त आयोग का गठन कीजिए, एक संस्थाओं का कार्यकाल 8 साल निर्धारित कीजिए। हालांकि ये सिफारिश माने नहीं गई। और राज्य वित्त आयोग आगे जाकर जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है और 74वां आता है, दोनों में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया, ठीक है। फिर एक समिति और है ML सिंघवी समिति। ML सिंघवी समिति कब आती है? 1986 में। इसने कोई खास बात की क्या? तो खास बात ये कही कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दीजिए। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की? ML सिंघवी समिति ने। PK थुंगन समिति आती है 1988 में। इसने भी कहा कि पंच संस्थाएं है उनको संवैधानिक दर्जा दीजिए। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की? ML सिंघवी समिति ने, PK थुंगन समिति ने। तो ये 7 समिति है, आपको सातों के नाम कब आई वो और जिसकी महत्वपूर्ण सिफारिश है वो आपको पता होनी चाहिए। अब आपने देखते हैं मेजर पार्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। पहली बात कब पारित होता है? 1992 में पारित होता है, संसद के द्वारा पारित होता है, क्योंकि पूरे भारत में स्थानीय स्वशासन को लाना है। 1992 में संसद ने इस अधिनियम को पारित किया और 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी होता है। इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब प्रभावी होता है? याद रखना है, 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी होता है ये अधिनियम। और राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू होता है 23 अप्रैल 1994। संसद ने अधिनियम पारित करके 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी बना दिया और सभी राज्यों को 1 साल का समय दिया कि सभी राज्य अपने अपने क्षेत्र में अधिनियम है वो बनाए और लागू करें। तो राजस्थान ने कब लागू किया? 24 अप्रैल 93, 1 साल की समय अवधि दी। तो 24 अप्रैल 94 को 1 साल की समय अवधि खत्म हो रही थी और राजस्थान ने 23 अप्रैल 1994 से इसे लागू कर दिया। तो भारत वाला और राजस्थान वाली दोनों तारीख आपको याद रखनी है। अब ये अधिनियम संशोधन आया, अधिनियम बनाए, इसकी क्या विशेषता थी? इसकी विशेषता थी त्रिस्तरीय प्रणाली, ठीक है। और त्रिस्तरीय प्रणाली की सबसे पहले सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने।
तीन स्तर क्या क्या है? ग्राम स्तर है। ग्राम स्तर पर सदस्य होते हैं सारे निर्वाचित संस्था, ये निर्वाचित संस्था है। और ग्राम स्तर पर निर्वाचित संस्था है वो ग्राम पंचायत कहलाती है। ठीक है, ग्राम पंचायत कहलाती है। उसके निर्वाचित पदाधिकारी है वो कहलाते हैं सरपंच। प्रमुख है वो बता रही हूँ, अभी आगे डिटेल में और देखेंगे। ब्लॉक स्तर है, खंड या ब्लॉक स्तर है, उसमें निर्वाचित संस्था को कहते हैं पंचायत समिति और उसके निर्वाचित पदाधिकारी है प्रधान होता है। जिला स्तर की निर्वाचित संस्था जिला परिषद है और जिला परिषद का प्रधान जो होता है पदाधिकारी वो जिला प्रमुख होता है। ये तीन स्तर की बात की है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में। ठीक है, सेम आता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी 1992 में संसद ने पारित कर दिया, लेकिन ये लागू होता है 1 जून 1993। दोनों की तारीखें याद करनी है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू होता है? 1 जून 1993 से लागू होता है। और यहाँ भी त्रिस्तरीय संस्था है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका 10,000 से 1 लाख की आबादी वाले कस्बों में, ये संख्या वाली है। एक आइडिया से बताया, मेन याद रखना है आपको कि 1 लाख से कम आबादी है, 1 लाख से कम आबादी है वहां तो होगी आपकी नगर पालिका और इसका प्रमुख होगा चेयरमैन। ठीक है, नगर परिषद 1 लाख से अधिक और 3 लाख की जनसंख्या से कम, 1 से 3 के बीच में है, वहां नगर पालिका बनेगी। उसका प्रमुख अध्यक्ष बोलेंगे या उसे कहेंगे सभापति। नगर निगम 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में होंगे, प्रमुख मेयर या महापौर। और वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम है? तो 10 नगर निगम है। राजस्थान में 10 नगर निगम है फिलहाल। कहाँ कहाँ है वो भी अपने आगे देखेंगे। नगर निगम कितने हैं? 10। कार्यकाल इन संस्थाओं का देखें तो 5 वर्ष है, 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ 12वीं अनुसूची 18। एक बात वहाँ और वापस देखते हैं अपने, जो अपने आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, उससे 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची अपने इंडिया के पॉलिटी में पढ़ेंगे। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। ठीक है, 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन से आई, वो पंचायती राज से संबंधित है और उसमें 29 विषय है। कितने विषय? 29 विषय है। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से आती है 12वीं अनुसूची और उसमें 18 विषय। 18 विषय मतलब 18 विषय निर्धारित कर दिए गए, उन विषयों से संबंधित कार्य है वो करेंगे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। और जो 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे हैं वो कार्य होगा आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का। ठीक है, अब राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो वही सेम बात 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। पहले देखते हैं कि कौन कौन से अधिनियम है। तो 73वां संविधान संशोधन से तो पूरे भारत में है, तो ये अधिनियम है। फिर राजस्थान ने पंचायती राज अधिनियम बनाया 1994 में। एक पंचायती राज नियम बनाते हैं 1996 जो पैसा एक्ट आता है। तो अगर इसे पंचायती राज से संबंधित राजस्थान में अधिनियम देखे तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और पंचायती राज नियम 1996। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान, मैंने बताया कि भाग 4 है, उसमें अनुच्छेद 40 है, वहां ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। बाकी मूल भारत का संविधान था उसमें कहीं नहीं कोई व्यवस्था की नहीं गई थी। तो भाग 4 में अनुच्छेद 40 है, वहां ग्राम पंचायत शब्द का यूज किया गया है। लेकिन संवैधानिक दर्जा कब दिया? संवैधानिक दर्जा दिया 73वें संविधान संशोधन 1992 से। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को इस संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। ये देख चुके हैं अपने। इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और राजस्थान में ये होता है 23 अप्रैल 1993 को लागू होता है। ठीक है, ये पंचायती राज की जो मोटी मोटी बात है वो यहाँ से आप इसको जो नोट्स बना लीजिए इनके और इनको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले अपने क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र पर चलते हैं। ग्राम स्तर पर क्या है मुख्य संस्था अपने पड़ी निर्वाचित जो संस्था वो क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत कहलाती है। लेकिन उससे पहले आती है एक ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम सभा में कौन कौन व्यक्ति शामिल होती है, किन से मिलकर ग्राम सभा बनती है? तो गांव में 18 वर्ष से ऊपर जो मतलब वोट देने का अधिकृत है, जो वोट देने मतदाता है वो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जितने व्यक्ति है वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो गांव में वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी ग्राम सभा होती है। इसकी साल में 4 बैठक होती है। कितनी बैठक होती है? 4। एक 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को। इन तिथियों के 15 दिन पहले
और 15 दिन बाद यह बैठक कभी भी हो सकती है। निर्धारित किया गया है, वैसे ग्राम सभा की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, लेकिन 4 बैठक होनी चाहिए। और ये थोड़ा बता दिया भी इस 3 तारीखों के आसपास है, 4 बैठक तो ग्राम सभा की होनी चाहिए। अब इस ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है। कौन करता है? सरपंच अध्यक्षता करता है। अगर सरपंच किसी वजह से नहीं है वहां तो उप सरपंच अध्यक्षता करता है। अपने एक पता है, ग्राम की निर्वाचित संस्था होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का एक प्रमुख होता है सरपंच, एक होता है उप सरपंच, बाकी होती है वार्ड पंच। तो दोनों ही अगर नहीं है तो ग्राम सभा स्वयं अध्यक्ष का निर्धारण करती है अपने सदस्यों में से खुद सदस्य। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि अगर ग्राम सभा की बैठक चल रही है उसकी अध्यक्षता करते हैं सरपंच। अगर सरपंच उप सरपंच दोनों ही उस टाइम नहीं हैं तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा स्वयं अध्यक्ष का निर्धारण करेगी, वो ही बताएगी कि कौन अध्यक्षता करेगा। ठीक है। ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/10। गणपूर्ति अपने विधानसभा वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्या होती है गणपूर्ति? कि कोई भी सभा हो, कोई भी सदन हो, उसकी कम से कम इतने सदस्य उपस्थित होंगे तभी उसकी बैठक आरंभ हो सकती है। और ये ग्राम सभा की कितनी है? 1/10 टोटल सदस्य है उनका 1/10 सदस्य अगर उपस्थित है तो ग्राम सभा की बैठक आरंभ हो सकती है। उसे कहते हैं ग्राम सभा की गणपूर्ति। अब क्या काम करती है ग्राम सभा की, थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली जितनी भी योजनाएं, जितने कार्यक्रम है उसका अनुमोदन कौन करेगी? ग्राम सभा करेगी। विकास की योजना बनाएगी, गांव के विकास की योजना कौन बनाएगा? ग्राम सभा बनाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहित करना, समाज के सभी समुदाय के बीच एकता को बढ़ावा देना और पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का सरपंच से स्पष्टीकरण मांगना, ये ग्राम सभा के कुछ कार्य है। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य स्टार्टिंग स्तर है, निम्न स्तर है जो है वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कौन होता है? एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच, वार्ड पंच और ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक। ये लोग मिल करके ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। ठीक है। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और जो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक जो एक अधिकार जो प्रशासनिक व्यवस्था को संभालता है, वो ग्राम सेवक भी इस ग्राम पंचायत का सदस्य होता है। अब ये होगा कि ग्राम पंचायत किस गांव में ग्राम पंचायत का निर्माण हो सकता है, तो कोई क्राइटेरिया है क्या? तो किसी गांव की 3000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होगा। मिनिमम कितने? 3000 जनसंख्या। इस जनसंख्या अगर 3000 है तो उसको 9 वार्ड होते हैं। ठीक है। ग्राम पंचायत की सभी मतदाता प्रत्यक्ष रूप से सरपंच का चुनाव करते हैं। तो सरपंच का चुनाव किस रूप से होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। वार्ड का अध्यक्ष वार्ड पंच होता है। सभी वार्ड पंच मिलकर अपने में से एक व्यक्ति को उप सरपंच चुनते हैं। तो सरपंच का चुनाव है वो तो प्रत्यक्ष रूप से होता है और उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक अनिवार्य है। तो ये नॉर्मल सी बात है, पता होगी सबको। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और ग्राम विकास अधिकारी मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। 3000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होगा और अगर 3000 की जनसंख्या है उसमें 9 वार्ड पंच होंगे, वार्ड बंटे होंगे 9। ठीक है। और सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, उप सरपंच का चुनाव वार्ड पंच अपने में से करेंगे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/3 है, ये ध्यान में रखना। अपने अब तक 1/10 पढ़ते हैं लेकिन ग्राम पंचायत है जो पंचायती राज वाली संस्थाएं हैं उनकी गणपूर्ति 1/3 है। ग्राम सभा की 1/10 थी, ग्राम पंचायत की 1/3। सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर इन्हें हटाया भी जा सकता है, लेकिन पहले 2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये ध्यान में रखना कि पहले सरपंच उप सरपंच है तो क्या सरपंच उप सरपंच को हटा सकते हैं? तो हटा तो सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा सकते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आरंभ में स्टार्टिंग के 2 साल में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु 1/3 वार्ड पंचों का समर्थन आवश्यक है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए 3/4 वार्ड पंचों का समर्थन जरूरी है। समझ आया? एक जितने भी है, कोई भी 9 है तो उसका एक यानी 3 वार्ड पंच अगर सपोर्ट कर रहे हैं कि सरपंच को हटाना है तो तब तो प्रस्ताव लाया जाएगा, और फिर ले आए तब 3/4 वार्ड पंच है अगर वो समर्थन कर देते हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाता है। और प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाने पर 1 साल तक पुनः नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब शुरुआत में 2 साल तक तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते,
प्रस्ताव लाने के लिए कितने वार्ड पंचों का समर्थन चाहिए? 1/3 का। पारित होने के लिए 3/4 का। अगर पारित नहीं होता है तो उस सरपंच के खिलाफ अगले 1 साल तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है। वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच तीनों अपना इस्तीफा किसे देंगे? तीनों अपना इस्तीफा देंगे खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ को देते हैं। खंड विकास अधिकारी को देंगे। वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच किसको इस्तीफा देंगे ये ध्यान में रखना है आपको। नियुक्ति कौन करता है ये ध्यान में रखना है। उनको हटाने की कोई प्रोसेस है क्या ये ध्यान में रखना है। और ये जो 2 साल वाला है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, और अगर एक बार ले आए तो अगले 1 साल तक नहीं लाया जा सकता, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब हो गया ग्राम पंचायत वाला तो इतना ही था। अब पंचायत समिति देख लेते हैं। पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? किससे मिलकर बनती है पंचायत समिति? प्रधान, उप प्रधान, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य, खंड विकास अधिकारी, ये शामिल होते हैं। इतने लोगों से मिलकर पंचायत समिति बनते हैं। अब एक एक चीज पहले समझ लेते हैं, फिर आपको ये लाइन वापस से समझ आ जाएगी। 1 लाख की न्यूनतम जनसंख्या है उस पर तो पंचायत समिति स्थापित होगी। तो अपने जैसे ग्राम पंचायत किया था सेम पैटर्न रहेगा अपना। ग्राम पंचायत में था 3000 वाला, उस हिसाब से यहाँ जनसंख्या बताया पहले कि 1 लाख की न्यूनतम जनसंख्या है उस पर पंचायत समिति स्थापित होगी। पंचायत समिति के सदस्य का निर्वाचन कैसे होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, यानी जनता सीधे वोट देकर उनको चुनेगी। पंचायत समिति के सदस्य की बात हो रही है, ध्यान में रखना, सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य वो अपने में एक प्रधान और एक उप प्रधान को चुनते हैं। तो इसका मतलब प्रधान और उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और सदस्य है उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, उस पंचायत समिति में जितनी भी ग्राम पंचायत आई है उनके सरपंच, उससे संबंधित विधानसभा सदस्य और संबंधित लोकसभा सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। देखो अपनी पहली लाइन पे वापस चलते हैं। निर्वाचित सदस्य समझ आ गया, प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। फिर अपने प्रधान उप प्रधान का क्लियर कर लिया, ये निर्वाचित सदस्य अपने में से एक प्रधान एक उप प्रधान है। अब आपको लगेगा कि पदेन सदस्य कौन होते हैं? पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो उस पंचायत समिति में जितनी ग्राम पंचायतें आती हैं उसके दायरे में उनके सरपंच, उस पंचायत समिति के एरिया को कवर करने वाली विधानसभा है उसका विधानसभा सदस्य, ठीक है, विधानसभा सदस्य और लोकसभा का सदस्य, ठीक है, वो इनके पदेन सदस्य होते हैं। अब आ गया खंड विकास अधिकारी, तो इसका एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो आरपीएससी आरएस वाले एग्जाम होता है उसमें एक पोस्ट है खंड विकास अधिकारी की, तो वो इनका प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो भी पंचायत समिति का सदस्य माना जाता है। पदेन सदस्य है, पदेन सदस्य कौन? जो ग्राम पंचायत के सरपंच, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य उस पंचायत समिति को से संबंधित है वो, ठीक है, उनको मत देने का अधिकार है, लेकिन वे प्रधान उप प्रधान के चुनाव में और उनके विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते। जो ये अपवाद वाली बात है इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, याद रखना है। क्या याद रखना है? पहली बात आपको पता होना चाहिए पदेन सदस्य होते कौन है, तो वो तो अपने क्लियर कर लिया कौन होते हैं। उस भी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली जितनी ग्राम पंचायत है उनके सरपंच, उसे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सदस्य और लोकसभा का सदस्य वो होते हैं पदेन सदस्य। अब फिर क्वेश्चन आता है कि ये पदेन सदस्य है पंचायत समिति के सदस्य माने जाते हैं, तो क्या ये वोट दे सकते हैं उनकी कार्रवाई के दौरान? तो ये वोट दे सकते हैं, मत दे सकते हैं, लेकिन क्या प्रधान उप प्रधान इनका चुनाव हो या इनको हटाने की कोई प्रोसेस हो तब ये लोग वोट नहीं देते, ठीक है, नहीं देते, ये ध्यान में रखना है। पंचायत समिति की बैठक हर महीने में होती है एक बार, प्रत्येक माह में एक बार होती है। ग्राम पंचायत के अपने देखा 15 दिन में एक, यानी महीने में 2 बार होगी, और पंचायत समिति की महीने में 1 बार होगी। इनकी गणपूर्ति 1/3 है, याद रखना ये गणपूर्ति। अविश्वास की प्रक्रिया ग्राम पंचायत के समान है। जो अपने ग्राम पंचायत वाले अविश्वास प्रस्ताव क्या था पढ़ा था, 1/3 जो वार्ड पंच है उनका समर्थन होना चाहिए। प्रस्ताव पारित होने के लिए 3/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। सेम बात पंचायत समिति के सदस्यों को हटाना है या पंचायत समिति के प्रधान उप प्रधान को हटाना है तो होगी। पंचायत समिति के सदस्य उप प्रधान अपना इस्तीफा किसे देंगे? प्रधान को देंगे। सदस्य है उप प्रधान है वो तो अपना इस्तीफा प्रधान को देंगे, क्योंकि ये
प्रमुख है, और जबकि प्रधान अपना इस्तीफा जिला प्रमुख, जो इससे बड़ी संस्था है जिला परिषद, उसका प्रमुख है जिला प्रमुख, उसे अपना इस्तीफा देंगे। तो क्लियर है, ये समझ आया। अब बात सेम जिला परिषद है, एक स्तर अगर समझ में आ गया तो सेम प्रोसेस चली आ रही है। पहले अपने ग्राम पंचायत क्लियर किया, फिर पंचायत समिति किया, अब जिला परिषद। सबसे पहले देखते हैं जिला परिषद किससे मिलकर बनती है। तो जिला परिषद का प्रमुख कौन होगा? जिला प्रमुख होगा, उप जिला प्रमुख होगा, निर्वाचित सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, ये उनका प्रशासनिक अधिकारी होगा। अब वही बात, निर्वाचित सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं, जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख का चुनाव कैसे होते हैं वो देखेंगे, और पदेन सदस्य कौन होते हैं। किसी भी जिले की ग्रामीण जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है, क्योंकि अपने को पता है ग्रामीण जनसंख्या पर जिला परिषद होगी, नगरीय जनसंख्या होगी वो तो नगर परिषद या नगर निगम होगा। तो फिर अगर सब पे जिला ग्रामीण शहरी दोनों जनसंख्या पर जिला परिषद होती तो फिर नगरीय निकाय का क्या काम होता। तो नगरीय जनसंख्या वाली संस्था है वो नगर परिषद, या बड़ी जिस जिले की नगरीय जनसंख्या ज्यादा है वहाँ नगर निगम होगी। लेकिन ग्रामीण जनसंख्या उस जिले की, उस पर जिला परिषद का गठन होता है। निर्वाचित सदस्य है, निर्वाचित सदस्य किसे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जो उस जिले के मतदाता अपने वोट देकर सदस्यों का चुनाव करते हैं। निर्वाचित सदस्य अपने में से एक जिला प्रमुख, एक उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायत समितियों के प्रधान, अगर आपने पंचायत समिति के प्रधान, पंचायत समिति की पदेन सदस्य वो समझ चुके हो तो आपको जिला परिषद वाले भी तुरंत याद हो जाएंगे। सेम बात है, जिला परिषद के नीचे वाली संस्था कौन है? पंचायत समिति है। तो पंचायत समिति के प्रधान सभी विधायक उस जिले से संबंधित लोकसभा सदस्य हैं, और राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिनका नाम ग्रामीण मतदाता के रूप में पंजीकृत है, इसके पदेन सदस्य होते हैं। सीधा कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिला परिषद के निम्न में से जिला परिषद के पदेन सदस्य में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए उस जिले की जितनी पंचायत समिति है उनके प्रधान होंगे और विधायक होंगे और लोकसभा की सदस्य, और अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है उस जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जिसका नाम मतदाता के रूप में पंजीकृत है तो वो भी उस जिला परिषद का सदस्य होगा। ठीक है। पदेन सदस्यों को मत देने का, सेम बात, मत देने का अधिकार है, लेकिन जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव है या अविश्वास प्रस्ताव है उस टाइम उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। यही पंचायत समिति वाले में थे। इनकी जिला परिषद की बैठक 3 महीने में एक बार होते हैं, 3 माह में एक बार होना जरूरी है। इनकी गणपूर्ति भी 1/3 है। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया ग्राम पंचायत की बनती है। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तीनों की सेम है, तीनों की गणपूर्ति सेम है, ये ध्यान में रखना। जिला परिषद के सदस्य है, उप जिला प्रमुख है, वो तो अपना इस्तीफा देंगे जिला प्रमुख को। किसको देंगे? जिला प्रमुख को। जबकि जिला प्रमुख अपना इस्तीफा संभागीय आयुक्त को देता है। किसको? अपने से बड़ी इकाई है संभाग, उसकी आयुक्त को। पंचायती राज संस्थाओं के सभी जनप्रतिनिधियों को पीठासीन अधिकारी पद और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाएगा? सभी जनप्रतिनिधियों को पीठासीन अधिकारी पद और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाता है। निर्वाचन के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर शपथ लेना अनिवार्य है, नहीं तो पद रिक्त माना जाएगा। कितने दिन के भीतर शपथ लेनी है? 30 दिन के भीतर। ठीक है, ये था आपका, सब समझ आ गया। पहले पंचायती राज को पढ़ा है अपने, उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, कौन कौन सदस्य होते हैं। पहली लाइन है वो समझ आ गया, उसमें कुछ है नहीं। उसके बाद में अपने देखा कि सब में निर्वाचित सदस्य है। ग्राम पंचायत है उसकी तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, सरपंच है चाहे पंच है सबका। फिर पंचायत समिति आई, उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्रधान होता है, उप प्रधान होता है और पदेन सदस्य होते हैं, और जो विकास अधिकारी, अखंड विकास अधिकारी वो सदस्य होते हैं। अब पंचायत समिति के सदस्य हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और जब प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य वो अपने में से एक प्रधान एक उप प्रधान को नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, पदेन सदस्य हमने अच्छे से देख लिया। फिर सेम बात जिला परिषद की देखी, अब इन गणपूर्ति भी देखी, इनको कैसे हटाया जाता है वो भी देखा, और इनकी बैठक कब होती है वो भी देखा। ठीक है, तो ये आप तीनों के आराम से ये ध्यान में रखना कि कैसे किस हिसाब से इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। पैसा अधिनियम, पैसा अधिनियम क्या है? पैसा,
द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996। पहले ध्यान रखो कि दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति आती है 1996 में, एक अनुशंसा की कि पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में भी होना चाहिए। किस समिति की सिफारिश पर? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर पैसा अधिनियम आता है। यह कानून उन स्थानों हेतु निर्मित किया गया जहां पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होता। कुछ क्षेत्र ऐसे रह गए थे जहां पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं हो सका, वो अनुसूचित क्षेत्र थे। तब ये आया क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज की तरह ही कोई व्यवस्था होनी चाहिए, तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए? इसके लिए दिलीप सिंह भूरिया ने कुछ अनुशंसा की थी, दिलीप सिंह भूरिया समिति। ठीक है, यह कानून 24 दिसंबर 1996, कब? 24 दिसंबर 1996 को लागू होता है। यह मुख्यतः 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए। अपने इंडिया की पॉलिटी में 12 अनुसूची पढ़ते हैं, उसमें 5वीं अनुसूची है, उसमें कुछ अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान है, उसमें राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र आता है। वर्तमान में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र आते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र है, उनमें पंचायती राज वाली व्यवस्था कैसे लागू हो, इसके लिए आता है आपका पैसा अधिनियम। क्या क्या विशेषता है? इन क्षेत्रों की ग्राम सभा में कम से कम आधी सीट जनजातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन उनमें भी पंचायती राज वाली व्यवस्था तो होनी चाहिए, कुछ होगी, लेकिन कुछ उनके लिए स्पेशल प्रावधान कर दिए। वहाँ ग्राम सभा होगी, उनकी आधी सीट है वो जनजातीय के लिए आरक्षित कर दी। खनिज खनन है, खनिज का खनन करेंगे तो उनके लाइसेंस देने के लिए इनकी अनुशंसा ली जाएगी, इनकी अनुशंसा ली जाएगी। इन पंचायती राज संस्थाओं को ऋण व्यवस्था को नियंत्रित करने की शक्ति दी गई। भी ऋण कैसे ले सकते हैं, किन को दे सकते हैं, वो ऋण व्यवस्था को नियंत्रित करने की शक्ति इन पंचायती राज संस्थाओं को दे दी। ग्रामीण बाजारों का विनिमय और भूमि बिक्री को रोकने के संदर्भ में इन संस्थाओं को स्पेशल अधिकार दे दिए और सभी स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष पद जनजातीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिए। सेम बात, जो अनुसूचित क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र है जहाँ जनजाति लोग निवास करते हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। वहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो वहाँ ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ ग्राम पंचायत या ग्राम सभा लागू की गई, तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। किसके तहत? पैसा अधिनियम के तहत। और ये पैसा अधिनियम की सिफारिश किसने की? दिलीप सिंह भूरिया समिति ने की। ठीक है, तो ये है आपका पंचायती राज कंप्लीट हो चुका है। उसके आप तीनों स्तर है, पहले अपनी समिति है वो याद की, फिर तीनों स्तर पर क्या क्या प्रावधान थे, फिर पैसा अधिनियम देखा। अब अपने देखेंगे स्थानीय नगरीय प्रशासन। स्थानीय नगरीय प्रशासन, भारत में सबसे पहले नगर पालिका की शुरुआत चेन्नई यानी मद्रास, चेन्नई मद्रास था ना, चेन्नई पहले, तो 1667 में होती है। तो सीधा क्वेश्चन पूछे भी नगर पालिका की शुरुआत भारत में कब हुई, तो मद्रास में हुई थी 1667 में। राजस्थान में इसकी व्यवस्थित शुरुआत कब होती है? माउंट आबू से मानी जाती है। कहाँ से? माउंट आबू से। अब बाकी 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 3 स्तर है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। संविधान में भाग 9A है, भाग 9 है, देखो भाग 9 है वो तो है पंचायती राज से संबंधित, भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है, और 9A जोड़ा वो नगरीय निकाय से संबंधित है। 9 में अनुच्छेद आता है एक 243, अनुच्छेद 1 है। ठीक है, 243 के A से स्टार्ट होकर O तक के उपबंध है वो तो है पंचायती राज से, और P से लेकर ZEG तक है ये है आपका नगरीय निकाय से संबंधित। भाग पूछ ले तो 9A है नगरीय निकाय से, 9 है वो पंचायती राज से, 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से, 12वीं है वो नगरीय प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, अब वही सेम बात अपने पढ़ चुके हैं। वैसे तो जनसंख्या देखें 1 लाख से कम याद रखना, या 1 लाख से कम है वह नगर पंचायत बोल दो, नगर पालिका बोलो, आम बोलचाल में नगर पंचायत बोलते हैं। नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख, नगर निगम 5 लाख से ज्यादा। नगर पंचायत है यानी नगर पालिका, उनका कौन होता है? अध्यक्ष होता है या सभापति बोलते हैं उसके प्रमुख को। इनके प्रमुख को सभापति, इनके प्रमुख को महापौर या मेयर बोलेंगे। उपाध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, उपसभापति होगा, ये भी उपसभापति, ये उप महापौर होंगे। इनके जो वार्ड बटे होते हैं उनके प्रमुख होते हैं, जैसे वार्ड पंच होते हैं वहाँ, यहाँ पार्षद बोलेंगे, यहाँ भी पार्षद बोलेंगे, यहाँ भी पार्षद बोलेंगे। ठीक है, ये एक संरचनात्मक इनका ढांचा है। अब देखते हैं विभिन्न संस्थाओं से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 243Q
243 क्यू में क्या है कि बड़े शहरों में नगर निगम होगा, छोटे शहरों में नगर परिषद होगी, और छोटे कस्बे या संक्रमण क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जिनका क्रम झुकाव हो रहा है, संक्रमणशील क्षेत्र जो ना पूरी तरह शहर है ना पूरी तरह से ग्रामीण है, उनमें नगर पंचायतों की स्थापना होगी। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को सामूहिक रूप से नगर पालिका कहा जाता है। बोलचाल में किसी भी क्षेत्र में नगर पालिका की स्थापना जनसंख्या का घनत्व देखते हैं, पहले उस जनसंख्या कितनी है जनसंख्या के आधार पर करेंगे, फिर जनसंख्या का घनत्व कितना है, फिर राजस्व की प्राप्ति कैसे हो रही है, गैर कृषि कार्य करने वाले लोग, क्योंकि कृषि कार्य करने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहां पंचायती राज वाली व्यवस्था आएगी। नगरीय निकाय में देखेंगे कि गैर कृषि कार्य करने वाले लोग कितने हैं और उस क्षेत्र के महत्व के आधार पर नगर पालिका की स्थापना की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना केवल और केवल जनसंख्या के आधार पर की जाती है। ग्राम पंचायतों का बजट पंचायत समिति द्वारा, जबकि पंचायत समिति का बजट जिला परिषद द्वारा पारित किया जाता है। ध्यान में रखना कि पंचायती राज संस्था जो हम पढ़ चुके हैं उसकी स्थापना करते हैं तब तो सिर्फ जनसंख्या को ध्यान में रख के किया जाता है, एक ही आधार है क्या, जनसंख्या। लेकिन नगरीय निकाय गठित करते हैं तो जनसंख्या तो देखेंगी, साथ में वहाँ का जनघनत्व कितना है, राजस्व की प्राप्ति कितनी हो रही है, क्या क्या सोर्स है, और गैर कृषि कार्य में लगे लोग कितने हैं, उस क्षेत्र का क्या महत्व है, उस आधार पर नगरीय निकायों की स्थापना की जाती है। ठीक है। पंचायती राज की तीनों संस्था है वो तो आपस में जुड़ी होती है, जुड़ी हुई आपने देखा ही है कि जिला परिषद है उसके पदेन सदस्य पंचायत समिति के प्रधान हो रहे हैं, पंचायत समिति है उसके पदेन सदस्य ग्राम पंचायत की सरपंच है। लेकिन इस कारण से तीनों संस्थाएं पंचायती राज के 3 स्तर है। नगर पालिका की तीनों संस्थाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है, नगर पालिका की तीनों संस्था अलग अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। अब इनके देख लेते हैं एक एक करके, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होते हैं, सदस्यों का चुनाव कैसे होते हैं, ये देखते हैं। अध्यक्ष का चुनाव, संविधान के अनुसार नगर पालिका के तीनों संस्थाओं के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल करेंगे। अपने पढ़ा पंचायती राज, उसमें सब में क्लियरिटी थी, किसका, सरपंच का पढ़ा प्रत्यक्ष होगा, प्रधान उप प्रधान अप्रत्यक्ष हो गए, प्रमुख उप प्रमुख है वो भी अप्रत्यक्ष होंगे, सदस्य वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। लेकिन नगरीय निकाय है, इनकी तीनों संस्था के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, उसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा, याद रखना ये। सदस्यों का चुनाव, अध्यक्ष का तो क्लियर हो गया, सदस्य कैसे होते हैं, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। तो सदस्य तो सेम वैसे ही है जैसे पंचायती राज में थे, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। शहरी स्थानीय निकाय की प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है, जैसे प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड पंच होता था वैसे ही प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा। सदस्यों की संख्या, वैसे कोई सदस्यों की संख्या मतलब क्लियर नहीं किए गए, लेकिन नगर पालिका में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 13 है, क्योंकि जनसंख्या जनगणना कई आधार पे होती है, तो न्यूनतम है 13, बाकी मैक्सिमम कितनी है ये नहीं पता। योग्यता क्या है, योग्यता पंचायती राज वाले और इसकी सेम है, ध्यान में रखना। चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 21 वर्ष। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरीय निकाय के तीनों क्षेत्र में सदस्यों का चुनाव हो तो उनके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि बाकी अपने पढ़ते हैं लोकसभा विधानसभा, उनमें कितनी है 25 साल, विधान परिषद और राज्यसभा में कितनी है 30, और राज्यपाल वाला 35, राष्ट्रपति का 35। लेकिन ये योग्यता इसकी ध्यान में रखना 21 वर्ष है, ठीक है। उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए, निर्वाचन कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, ठीक है, ये योग्यता है। अब उपाध्यक्ष का चुनाव देख लेते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे है, जो निर्वाचित पार्षद है वो अपनों में से बहुमत से पारित कर प्रत्यक्ष चुनाव से उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं, वो सेम बात जैसे पंचायती राज में था। तो उपाध्यक्ष का चुनाव जो पार्षद होंगे वो अपने में से बहुमत के आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव से उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। फिर इनका कार्यकाल कितना है, तो अनुच्छेद 243U में 243U में कार्यकाल है कि प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कितना होगा, 5 वर्ष होगा। यही पंचायती राज की संस्थाओं का है, यही नगरीय निकायों की है। इन संस्थाओं की पहली बैठक से 5 साल की अवधि आरंभ होती है। विघटन कैसे हो सकता है, किसी निकाय के विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से 6 माह में चुनाव करवाना जरूरी है, लेकिन केवल 6 माह या अधिशेष है तो चुनाव सामान्य चुनाव के साथ होंगे। पुनर्गठित निकाय शेष अवधि के लिए कार्य करेगा। ये ध्यान में रखना है कि कोई निकाय है विघटित हो जाती है,
मतलब उसका कार्यकाल कार्यकाल है 5 वर्ष। 5 वर्ष की से पहले किसी वजह से संस्था विघटित हो जाती है तो उसके 6 माह के भीतर चुनाव करवाना जरूरी है, ये तो होता है। लेकिन अगर 6 माह बचे हैं, 4.5 साल कंप्लीट हो गए, तब फिर तो 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगी। लेकिन अगर 2 साल बाद विघटित हो जाती है तो नई निर्वाचित निकाय है वो शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, न कि पूरे 5 साल के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। पुनर्गठित निकाय शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। आरक्षण की कोई व्यवस्था है क्या? ये पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों में कॉमन है ये चीज। ठीक है, आरक्षण अनुच्छेद 243 आरक्षण क्या है? सभी पदों पर सभी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए। अभी वर्तमान में राजस्थान में कितना है? 50% स्थान आरक्षित है, नगरीय और पंचायती राज दोनों में 50% है। लेकिन पूरे भारत में और जगह देखें तो 1/3 था, जो क्रमिक रूप से रोटेशन द्वारा निर्धारित होता है। SC/ST के लिए उनकी जनसंख्या के तान में स्थान आरक्षित है। लेकिन महिलाओं का 50% है राजस्थान में। स्थानीय निकाय स्थानीय स्वशासन में 50% आरक्षण है। पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित कर सकती है। अनुसूचित जाति का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। ये अभी अपने राजस्थान वाला करिए तो कोई जरूरी नहीं है। तो ये समझ आया। आरक्षण का याद रखना, महिलाओं के लिए 50% है। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण लागू कर सकती है, लेकिन है कितना? महिलाओं का है, अनुसूचित जाति का है, जनजाति का आरक्षण है नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में। कोई अयोग्यता भी है क्या? तो अनुच्छेद 243 कहता है कि चुने जाने या नगर पालिका के चुने हुए सदस्य निम्न स्थिति में निरह मतलब अयोग्य घोषित हो सकते हैं। कैसे? संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत, और राज्य विधान ने अगर कोई विधि बना रखी है उसके अंतर्गत वो किसी भी तरीके से अयोग्य होता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कार्य क्या है? कार्य इन संस्थाओं के लिए 18 कार्य निर्धारित है, पंचायती राज के लिए 29 कार्य निर्धारित है। तो वो कार्य है, इन 18 कार्यों में कितने कार्य नगर पालिका को देने हैं, यह कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल। 11वीं अनुसूची में कितने कार्य है? 29 कार्य है। उसमें अभी तक 23 कार्य राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए हैं। सूची में तो 29 है 11वीं में, और 12वीं में 18, लेकिन कितने विषय नगरीय संस्था या पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाएंगे इसका निर्धारण कौन करेगा? तो उस राज्य का विधानमंडल करेगा। अब फिलहाल अगर राजस्थान में पंचायती राज की बात की जाए तो 29 विषयों में 23 विषय है जिन पर कार्य करी है पंचायती राज संस्थाएं, और विधानमंडल ने 23 विषय अभी तक पंचायती राज संस्थाओं को दी हैं। अब 2 संस्था है, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग अगर आपने पिछली कक्षा देखी होगी, अपनी क्लास देखी है पिछली, तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग संस्था में है, क्योंकि संस्था के सिलेबस में भी राज्य निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 243 ZA आपने पढ़ा था ना, 243 की ZA है। तो ZA के अंतर्गत है राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने और मतदाता सूची तैयार करने का कार्य करता है। तो राज्य चुनाव आयोग है, और राज्य चुनाव आयोग वाली संस्थाओं में देखना अब तक कौन कौन से राज्य चुनाव आयुक्त हुए वो भी याद करने हैं। और नगरीय निकायों के लिए अनुच्छेद ZA है, ये ध्यान में रखना है। और पंचायती राज के लिए अनुच्छेद क्या है वो भी ध्यान रखना है। 2 ही काम है, क्या क्या? चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना। तीसरा कोई भी कार्य पूछे वो राज्य चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। वित्त आयोग अनुच्छेद 243Y, एक तो याद रखना 243I और एक याद रखना 243Y। अब 2 क्यों? तो दोनों में है। 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की वो पंचायती राज के लिए की, ठीक है। तब तो 243I के तहत वित्त आयोग है वो तो पंचायती राज व्यवस्था को देखेगा, और Y के तहत है वो नगरीय निकाय के लिए देखेगा। 2 ध्यान में रखना, वित्त आयोग के लिए प्रावधान 243I और Y के तहत है। Y के दिन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा, ठीक है। 2 संस्था याद रखनी है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। एक आती है जिला योजना समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अनुच्छेद याद करो 243 ZD के तहत है। इसके तहत क्या है ये जिला योजना समिति? इसके तहत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन करने, संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला योजना समिति का गठन किया गया है।
जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया गया है और जिले स्तर पर आपको पता है जिला परिषद भी होती है और नगरीय निकाय भी होती है। दोनों ने उस जिले से संबंधित क्या योजना बनाई है, उन योजनाओं को या कुछ काम किए उनकी कह सकते हैं एक समन्वय वाली स्थापित करने वाली एक संस्था बना दी जिला योजना समिति। यहाँ देखो, पंचायत नगर पालिका द्वारा तैयार की गई योजना का समेकन करने, संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना, एक साथ एक योजना बनाने, कोई भी विकास योजना बनाए तो उसके लिए एक संस्था बना दी जिला योजना समिति, जिसके सदस्य है वो ग्रामीण क्षेत्र से भी आएंगे और शहरी क्षेत्र से भी आएंगे। अनुच्छेद 243 के तहत इसकी संरचना का निर्धारण कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा। इसका गठन कैसे होगा, इसके सदस्य कितने होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, राज्य का विधानमंडल। संविधान में जिला योजना समिति के सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। कितने सदस्य होंगे जिला योजना समिति में, इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, यानी 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसका उल्लेख कहीं नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में क्या कहा कि प्रत्येक जिला योजना समिति में 25 सदस्य होंगे। हर राज्य अपना अपना तय करेंगे, क्यों, राज्य विधानमंडल तय करता है। अपने राजस्थान में जब राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में आया तब संख्या निर्धारित कर दी कि प्रत्येक जिला योजना समिति में 25 सदस्य होंगे। अब इन 25 सदस्य है वो 243 में कहा कि प्रत्येक जिला योजना समिति के 4/5 सदस्य वो तो होंगे निर्वाचित। 25 के 4/5, 25 के 4/5 कितने हुए, 20 सदस्य, समझ आई। तो 20 सदस्य वो तो होंगे आपके निर्वाचित, और इनका निर्वाचन कौन करेगा, जिला स्तर की पंचायत जिला परिषद और उस जिले की नगर पालिका के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। जिला परिषद के सदस्य और उस जिले की कोई नगरीय निकाय होगी वो सदस्य मिलकर इन 20 सदस्यों का चुनाव करेंगे। प्रत्येक जिला योजना समिति में सदस्य संख्या के अनुपात का निर्धारण उस जिले की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में होगा। अब ठीक है, 25 सदस्य है, उनमें 20 का चुनाव जिला परिषद और नगरीय निकाय है वो करेगी। अब कितने, कैसे पता चले कि जिला परिषद इतने सदस्यों का चुनेगी और नगरीय निकाय इतने का, तो जितनी ग्रामीण जनसंख्या है जितनी शहरी जनसंख्या है उनका अनुपात के आधार पर 20 सदस्यों का चयन होगा। ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या तो ग्रामीण क्षेत्र वाले ज्यादा आ जाएंगे, नगरीय जनसंख्या ज्यादा है तो नगरीय क्षेत्र के आधार पर आ जाएंगे। तो याद रखना 4/5 सदस्य वो होंगे निर्वाचित। निर्वाचित होने के कारण राजस्थान की प्रत्येक जिला योजना समिति में 20 सदस्य निर्वाचित हो गए। अब शेष बचे 5 सदस्य, क्यों 25 में से 20 का तो निर्वाचन हो गया, 5 बचे। 5 के संदर्भ में कुछ व्यवस्था है, क्या है, उनमें 3 सदस्य वो तो पदेन सदस्य होंगे, 2 सदस्य वो आपके मनोनीत सदस्य होंगे। पदेन कौन होगा, जिला का जिलाधीश, ठीक है, उस जिले का जिलाधीश, उस जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उस जिला परिषद का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पदेन सदस्य वो 3 है, तीनों के तीनों प्रशासनिक अधिकारी होंगे। जिलाधीश होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। 2 सदस्य मनोनीत होंगे, वो राज्य सरकार द्वारा उस जिले के सांसद या विधायक है उनमें से 2 सदस्य को मनोनीत कर देंगे। तो जिला योजना समिति है, इसकी सदस्य संख्या का जो ये है वो पूरा आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या राज्य का विधानमंडल तय करेगा, लेकिन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत 25 सदस्य निर्धारित किए गए हैं। उनके 4/5 सदस्य वो आपके जिला परिषद और नगरीय निकाय के सदस्य वो मिलकर निर्वाचित करेंगे, और बचे 5 सदस्य उनमें 3 पदेन होंगे, 2 मनोनीत होंगे। 3 पदेन सदस्य, सीधा क्वेश्चन आ सकता है 3 पदेन सदस्यों में कौन शामिल है, तो जिले का जिलाधीश है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मनोनीत में कौन हो सकते हैं, तो 2 सदस्य होंगे, नियुक्त कौन करेगा, राज्य सरकार नियुक्त करेगी। किस में से करेंगे, उस जिले के जितने सांसद विधायक है उनमें से 2 सदस्यों को मनोनीत कर देंगे, ठीक है। राजस्थान की प्रत्येक जिला योजना समिति में जिला प्रमुख अध्यक्ष होता है। 2004 से पूर्व जिला प्रमुख जिला योजना समिति का सदस्य होता था, जबकि जिलाधीश इसका अध्यक्ष होता था। 2004 से पूर्व जिला प्रमुख अपना इस्तीफा जिलाधीश को देता था, लेकिन 2004 से जिला प्रमुख जिला योजना समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अपना इस्तीफा संभागीय आयुक्त को देता है। ये अपने पढ़ चुके हैं, जिला परिषद जिला प्रमुख है अपना इस्तीफा किसे देते हैं, संभागीय आयुक्त को। अब राजस्थान की प्रत्येक जिला योजना समिति में जिला प्रमुख अध्यक्ष होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अध्यक्ष कौन होगा, जिला प्रमुख। तो जिला योजना समिति समझ आ गई एकदम।
सदस्य कितने होते हैं, कैसे कैसे वो निर्वाचित होते हैं, पदेन का ध्यान रखना है, मनोनीत का ध्यान रखना है, जिला प्रमुख अध्यक्ष होता है ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जिला प्रमुख अपना इस्तीफा संभागीय आयुक्त को देता है, ये भी ध्यान में रखना है। एक आती है महानगर योजना समिति अनुच्छेद 243 ZE के तहत, ये राजस्थान में नहीं है। इस महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए महानगर योजना समिति का गठन किया गया था। इतना ही है, राजस्थान में महानगर योजना समिति का प्रावधान नहीं है। अब थोड़ा सा एक आधा फैक्ट है वो देख लेते हैं। 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 बनाया गया था। 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन 92 में लागू हुआ, ये पहले आ चुका है, जिसके द्वारा स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राज्य सरकार का स्वायत्त शासन विभाग समस्त शहरी स्वशासन संस्थाओं का नियंत्रण देखता है, निर्देशन और समन्वय का काम करता है। कौन करता है? स्वायत्त शासन विभाग करता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बावजूद भी 1959 का कानून राजस्थान में लागू है। 2009 में 1959 के कानून को खत्म कर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 बनाया गया, और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 आपके ईओ के सिलेबस का जो बी पार्ट है उसमें है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। ये किसकी जगह पर आया? 1959 में बनाया था एक नगर पालिका नियम, उसकी जगह पर ये आया है। ठीक है, अब अपने देख चुके हैं, वैसे सारा कर लिया, नगरीय निकाय समझ आ गया। अब एक एक उसको थोड़ा सेम बात है, थोड़ा थोड़ा इसको आसानी से समझ ले। नगर निगम का क्या है? नगर परिषद और नगर पालिका। नगर निगम 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में नगर निगम कहलाते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? पार्षद, महापौर, उप महापौर, मनोनीत पार्षद, नगर निगम के आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होगा? महापौर या मेयर कहलाते हैं। राजस्थान में वर्तमान में 10 नगर निगम है। कितने हैं? 10 नगर निगम है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर। पहले थे 7। ठीक है, अब क्या किया बाद में? जयपुर, जोधपुर और कोटा ये है, इनमें 2-2 नगर निगम कर दिए हैं। 2-2, जयपुर में भी 2, जोधपुर 2, कोटा में 2, तो 6 तो ये हो गए। अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर ये 4 हो गए, तो टोटल कितने हुए? 10 नगर निगम है। 10 के 10 नाम याद रखने आपको। राजस्थान में SC ST यानी पिछड़ा वर्ग का निगम क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। महापौर के पद पर भी आरक्षण की व्यवस्था है। चुंगी कर की वसूली, गृह कर, यूडी टैक्स, भूमि नीलामी, रोड कटिंग से, विज्ञापन होर्डिंग्स, इससे नगर निगम की आय होती है। तो नगर निगम की आय के क्या क्या सोर्स हैं? तो ये ध्यान में रखना, चुंगी कर वसूली, गृह कर, यूडी टैक्स, भूमि नीलामी और विज्ञापन होर्डिंग्स आदि से आय होती है। ये अक्टूबर 19 में ये अपने कर चुके हैं। वर्तमान में नगर निगम कितने? 10 नगर निगम है। नगर परिषद देखिए, 1 लाख से ज्यादा, 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में नगर परिषद होती है। इसमें एक सभापति होता है, एक उप सभापति होता है, मनोनीत पार्षद, अधिशासी अधिकारी शामिल होते हैं। ठीक है, नगर परिषद में एक निर्वाचित परिषद होती है जो जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाती है। यह परिषद नगरीय क्षेत्र में कानून और नियम बनाने के लिए अधिकृत होती है और नगर के शासन की नीति का निर्धारण इसी निकाय से किया जाता है। परिषद है वो अपने सदस्य में एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लेती है। ठीक है, तो सेम बात है, पीछे पढ़े हैं उस चार्ट से क्लियर हो रही है ये बातें, और आपको ये नगर परिषद दूसरा है। अब बचा एक आपका नगर पंचायत, नगर पालिका बोर्ड, ये ध्यान में देना है। संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए 74वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, किंतु राजस्थान में प्रदेश में सबसे छोटे कस्बे अथवा संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगर पंचायत गठित नहीं करके नगर पालिका बोर्ड बनाए गए। उनकी श्रेणी रखा दी, श्रेणी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और ये श्रेणी किस आधार पर रखी? जनसंख्या के आधार पर रख दी गई। ठीक है, जो संक्रमणकालीन क्षेत्र थे उनमें जनसंख्या के आधार पर नगर पालिका बोर्ड का गठन किया गया। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ गठित किए गए। इसमें कौन होता है? पार्षद होते हैं। पार्षद तो वार्ड पंच की तरह होंगे, अध्यक्ष होंगे उनमें से एक उपाध्यक्ष होंगे, मनोनीत भी होंगे कुछ पार्षद, अधिशासी अधिकारी शामिल होंगे। ठीक है, नगर परिषद की भांति नगर पालिका बोर्ड में भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक परिषद बोर्ड होती है जो निर्वाचन के बाद अपने में से एक सदस्य का अध्यक्ष के रूप में चुनाव करती है। आप फिर से पढ़ोगे, देखोगे, सेम बात रिपीट हो रही है। तीनों संस्था है वो समान रूप से कार्य कर रही है। ठीक है,
नगर पालिका बोर्ड ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे जिनमें जनसंख्या 1 लाख से कम होती है। ठीक है, अब बोर्ड देख लेते हैं कितनी जनसंख्या के आधार पर है। तो नगर पालिका बोर्ड द्वितीय श्रेणी है, वो तो 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या होगी वहां होगी। सबसे नीचे वाला देखते हैं पहले, नगर पालिका बोर्ड चतुर्थ श्रेणी है, वो 25,000 से कम जनसंख्या है जिसकी संक्रमणकालीन क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है, और अगर उसकी जनसंख्या 25,000 से कम है तो वहां नगर पालिका बोर्ड बनाएंगे, लेकिन श्रेणी कौन सी होगी, चतुर्थ श्रेणी होगी। 25,000 से 50,000 की जनसंख्या है वहां नगर पालिका बोर्ड बनेगा तृतीय श्रेणी का। 50,000 से 1 लाख है वहां नगर पालिका बोर्ड बनेगा द्वितीय श्रेणी का। और 1 लाख से ऊपर आपको पता है नगर परिषद आ जाती है, और 1 लाख से ऊपर 3 लाख तक, और उससे ऊपर आता है आपका नगर निगम आता है। ठीक है ना। अब देखते हैं, तीनों संस्था में कोई पदेन सदस्य नहीं होता, कोई पदेन सदस्य यहाँ नहीं होता। जैसे जिला परिषद पंचायत समिति में था वैसे यहाँ पदेन सदस्य नहीं। क्यों नहीं है, वो अपने देख के कि इनमें तीनों संस्थाओं का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, जबकि पंचायती राज वाली संस्थाएं वो एक दूसरे से संबंधित है। राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम में 6, प्रत्येक नगर परिषद में 5, नगर पंचायत में 4 सदस्यों को मनोनीत करती है पार्षद। लेकिन ये 2021 में ये चेंज हो गए, और ये है 6, 8 और 12। पहले ये थे, अब ये हो गए। मतलब नगर पंचायत में तो 6, याद रखना, आप नोट्स बनाओ रजिस्टर में, तब ये लिखना नगर पंचायत में है 6, नगर परिषद में है 8, नगर निगम में है 12 सदस्यों को। आपने पहले पढ़ा था, जब पहली वाली लाइन है सभापति, उप सभापति, पार्षद, मनोनीत पार्षद और एक जो अधिशासी अधिकारी, वो मिलके सदस्य होते हैं। अब ये मनोनीत कौन करता है, राज्य सरकार मनोनीत करती है। तीनों लेवल पर था तो तीनों में लेवल पे आपको ध्यान होना चाहिए कितने कितने सदस्यों को मनोनीत करती है। तो नगर पंचायत में 6, परिषद में 8 और नगर निगम में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, मनोनीत पार्षद है उनको भी मत देने का अधिकार होता है, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव उनके विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। जो यहाँ नगरीय क्षेत्र है वहां मनोनीत सदस्यों की बात है, ये सेम बात आपने पंचायती राज में देखी होगी। कहाँ देखी, पदेन सदस्यों के संबंध में देखी। पदेन सदस्य वो मत दे सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख उप प्रमुख है, जिनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोल दो, प्रधान उप प्रधान बोल दो, उनका चुनाव करना हो या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना हो, तब वो जो मत है वो नहीं दे सकते। यही बात ये नगरीय निकाय में मनोनीत पार्षदों पे लागू होती है। मनोनीत पार्षद कितने हैं ये वापस से बता देती हूँ। नगर पंचायत 6, नगर परिषद 8, यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ, 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ आपके 12 है। ठीक है, पहले ये था, 2021 में चेंज होके ये हुआ है। मनोनीत पार्षद वाला देख लिया। मनोनीत पार्षद के लिए जरूरी है कि वह संबंधित नगर पालिका का मतदाता तो होना ही चाहिए, उसी को मनोनीत करेंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 के तहत 1994 से 2009 तक इन तीनों संस्थाओं के अध्यक्षों को चुनाव पार्षद द्वारा अपने में से ही होता था, अप्रत्यक्ष रूप से होता था। लेकिन 9 के नए कानून से इन तीनों संस्थाओं के अध्यक्ष का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होने लग गया, और 2015 से यह व्यवस्था भी खत्म कर दी। अब इनका चुनाव पुनः अप्रत्यक्ष है। आपको एक लाइन ध्यान में रखनी है कि इनके अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष नहीं अध्यक्ष का, प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा। और राज्य विधानमंडल कभी इनका चुनाव प्रत्यक्ष करवा देती है, कभी इनका चुनाव अप्रत्यक्ष करवाती है। ठीक है, तीनों संस्थाओं की बैठक 60 दिन में एक बार होगी। वहां अलग ही था पंचायती राज में 15 दिन में, 1 माह में, 3 माह में ये था, यहाँ 60 दिन में एक बार है। तीनों संस्थाओं की गणपूर्ति 1/3 है, ये सेम बात है। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पंचायती राज संस्थाओं की भांति है। तीनों संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद अपना इस्तीफा जिलाधीश को देते हैं। तो ये समझ में आया, ध्यान रखना, वापस से पढ़ना, सुनना अच्छे से, वीडियो को वापस से नहीं समझ आए फिर से देखना, आपको समझ आ जाएगा। अपने हाथ से नोट्स बनाना, तब सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और मैं तो ये कहूँगी कि आप चार्ट बनाइए पंचायती राज की तीनों संस्थाओं का और नगरीय निकाय की तीनों संस्थाओं का, तो उससे आपकी क्लैरिटी आएगी और सारा चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ी सी, ये तो थी संवैधानिक संस्था। स्थानीय स्वशासन पर अपने सिलेबस में स्थानीय स्वशासन में संवैधानिक संस्था थी।
संवैधानिक संस्था 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज आया, 74वें संविधान संशोधन से नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई। लेकिन कुछ एक नगर स्थानीय स्वशासन में संविधान से इतर संस्था भी है, संवैधानिक संस्था नहीं है वो दो है, एक छावनी मंडल है और एक एकल उद्देश्यीय अभिकरण है। छावनी मंडल, एकल उद्देश्यीय अभिकरण संस्थाओं के नाम है। छावनी मंडल क्या है, कहाँ स्थापित होती है? ऐसे क्षेत्रों में स्थापना होती है जहाँ सेना निवास करती है। छावनी तो वही होगी ना जहाँ सेना रहती है, ठीक है। सैनिक स्थलों के आसपास असैनिक नागरिक भी निवास करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ छावनी है तो सेना के लोग सैनिक ही निवास करेंगे, वहाँ असैनिक भी निवास करते हैं। छावनी मंडल में सैनिक प्रशासन के अधिकारी और असैनिक क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि है वो छावनी मंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है। छावनी मंडल का अध्यक्ष कौन होता है ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उस छावनी का सर्वोच्च सैनिक अधिकारी है वो छावनी मंडल का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष है वो कोई असैनिक प्रतिनिधि हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष है उस छावनी का सर्वोच्च सैन्य अधिकारियों का। छावनी मंडल की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में पारित केंद्रीय सरकार के अधिनियम भारतीय छावनी मंडल अधिनियम 1924 के अंतर्गत की जाती है। तो केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है छावनी मंडल पर, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापना की जाती है। अध्यक्ष, ध्यान रखना, उस छावनी का सर्वोच्च सैनिक अधिकारी वो अध्यक्ष होता है, ठीक है। एकल उद्देश्य अभिकरण, सिंपल नाम से पता है, कोई एक उद्देश्य सिंगल कोई कार्य आ गया उसके लिए एक अभिकरण स्थापित करेंगे। जैसे वो कार्य खत्म होगा, एकल उद्देश्य, जैसे ही उद्देश्य कंप्लीट हो गया वो अभिकरण भी समाप्त हो जाएगा। नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत नगरीय संस्थाओं के पास काम की अधिकता होती है, इसीलिए किसी एक नगरीय समस्या, कोई समस्या एक को चुनेंगे, उससे संबंधित काम को करने के लिए पृथक से एक संस्था बनाई जाएगी। कोई एक बड़ा काम है, मान लो नगरीय संस्थाओं के पास ज़्यादा काम हो गया, कोई एक मेजर प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए एक अलग से एक संस्था बना देंगे। ऐसी संस्थाओं को कहते हैं एकल उद्देश्यीय अभिकरण, ठीक है, क्योंकि ये संस्था केवल एक उद्देश्य हेतु काम करती है, ठीक है। ये अभिकरण कौन स्थापित करेंगे? राज्य सरकार करेगी। और छावनी मंडल कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। इनका संचालन एक प्रबंध मंडल करेगा। कौन करेगा? एक प्रबंध मंडल होगा, वो इन एकल उद्देश्य अभिकरणों का संचालन करेगा, ठीक है। अब थोड़े से अपना हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, थोड़ी सी अनुच्छेद है वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से है वो देख लेते हैं। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दी गई है, सारी परिभाषाएं 243 में। 243 ए है वहाँ ग्राम सभा, 243 बी है वहाँ पंचायतों का संविधान, 243 सी में बताया गया है पंचायतों का गठन कैसे होगा, डी में बताया गया है सीटों का आरक्षण कैसे होगा, ई में बताया गया है कि उनका कार्यकाल कितना होगा, आई में बताया गया है उनका वित्त आयोग कैसा होगा, और के में बताया गया राज्य निर्वाचन आयोग। सिंपल ध्यान में रखना है, अनुच्छेद एक ही है, कौन सा? 243। भाग कौन सा है? भाग 9 है, ठीक है। पंचायतों वाला ध्यान रखना। अब इस 243 को ए से लेकर ओ तक तो पंचायती राज में व्यवस्था कर दी और अगले में नगरीय निकाय के। तो आप 243 में परिभाषा, फिर ए बी सी डी ई कंटिन्यू चलेगा। ए में ग्राम सभा, बी में पंचायतों का संविधान, सी में पंचायतों का गठन कैसे होगा, डी में सीटों का आरक्षण कैसे होगा, ई में कार्यकाल। वित्त आयोग राज्य निर्वाचन आयोग है, ये दो संस्थाएं, उनका ध्यान में रखना है। आई में वित्त आयोग है, के में आपका राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है। नगरीय निकाय देखे तो 243 पी से स्टार्ट होता है, 243 पी से स्टार्ट होता है परिभाषा। क्यू में नगर पालिकाओं का गठन है, टी में आरक्षण है, 243 टी में आरक्षण है, 243 यू में इनका कार्यकाल है, और वहाँ आई मैंने बताया, यहाँ 243 वाई है, वहाँ आपका वित्त आयोग है, और 243 जेड ए में आपका चुनाव आयोग है, ठीक है, जेड ए में। अब राज्य, मैंने बताया राज्य निर्वाचन आयोग है, वो आपकी पिछली क्लास में हो चुका है। कौन राज्य निर्वाचन आयोग के काम तो देखो, चाहे नगरीय निकाय है चाहे पंचायती राज है, दोनों के अनुच्छेद पता होना चाहिए आपको। काम इसके दो ही होता है, मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव आयोजित करवाना। चुनाव किसके? स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के, बाकी किसी के नहीं करवा सकते, ठीक है। और अब तक कौन कौन से राज्य निर्वाचन आयोग है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन रह चुके हैं वो भी दिया हुआ है, तो आपको सारी यादें होने चाहिए। वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कितने सालों के लिए? प्रति 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे। अब तक कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं? 6।
5 वित्त आयोग अपने रिपोर्ट दे चुके हैं, छठा वित्त आयोग है उसका गठन अभी किया जा चुका है। पहले राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। श्री कृष्ण कुमार गोयल है वो प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। दूसरे के श्री हीरालाल देवपुरा, और हीरालाल देवपुरा है वो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब हीरालाल देवपुरा नाम आते ही आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? हीरालाल देवपुरा है वो राजस्थान में सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने थे, और हीरालाल देवपुरा है वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और हीरालाल देवपुरा दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त हो चुके हैं। तो जिससे संबंधित जो बात है वो सारी आपको पता होना चाहिए। माणिकचंद सुराणा, माणिकचंद सुराणा तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। बी.डी. कल्ला चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष। पांचवें डॉक्टर ज्योति किरण हैं, और छठा वित्त आयोग के डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष है। कौन से? छठे। सीधा पूछ सकते हैं कि वर्तमान में जो वित्त आयोग कार्यरत है उनके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह। ठीक है, क्या याद रखोगे? डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह याद रखोगे। इनके 2 सदस्य भी है। 2 सदस्य कौन है? एक तो अशोक लाहोटी, अशोक लाहोटी, एक लक्ष्मण सिंह, एक इनके लक्ष्मण सिंह। 2 सदस्य भी है, क्योंकि ये वित्त आयोग अभी कार्यरत है का अपनी सिफारिश देगा, तो इसके संबंधी सदस्य भी हो सकते हैं, पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। बाकी 6 वित्त आयोग है, 6 के 6 का आपको अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए। और वैसे ही राज्य चुनाव आयोग है, उनके चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके भी आपको नाम 6 के 6 पता होना चाहिए। ठीक है, इसका सीधा क्वेश्चन सीधा ऐसा पूछ सकते हैं, प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कृष्ण कुमार गोयल। क्रम से पूछ सकते हैं, चौथे का पूछ सकते हैं, किसी का भी हो तो आपको 6 के 6 यादें होने चाहिए। तो ये अपना जो पंचायती राज नगरीय निकाय से संबंधित था वो पूरा हो चुका है। और अब अपने नेक्स्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस में पार्ट दिया हुआ है वो अपना एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़े, इसको बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन जरूरी है क्योंकि फैक्ट तो इसमें खूब है, लेकिन आपको रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप वीडियो को अच्छे से देखें, अपने हाथ से नोट्स बनाएं और उन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, ये आपका भी चल ही रहा है, और आगे की क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।